नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने तुर्की का हंगामी दौरा किया है। तुर्क क़यादत से दिफाई अमूर पर अहम तबादला ख्याल हुआ है। उधर पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत अबूरी हुकूमत है और अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जमहूरिया तुर्किया का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जमहूरिया तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात की है। जाहिर है बॉर्डर हमारा वापडा देखेगा या PTCL देखेगा, क्योंकि फौज का अपना जो काम है वो शायद करते नहीं है। 1948 की जंग जो है पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1965 की जंग पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1971 में तो जैसे हारी थी सारी दुनिया ने देखा, 1998 में भी हारी है। अमरीकी असलहा कलदम TTP पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज पर हमलों के लिए इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान में बसने वाले गैर कानूनी अफगान तारकिन वतन के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। और ये बात मैं आपको अपने मुताले से हटकर एक जाती जो एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो बुखारी ऑडिटोरियम है उसमें हमारे साबिक सेक्रेटरी खारजा थे शमशाद खान साहब, तो वो शमशाद अहमद साहब शायद, तो वो मुझे मिले एक दफा, तो वो कहने लगे कि नौजवानों को आज तक पता ही नहीं है मुताला पाकिस्तान की वजह से कि पाकिस्तान आर्मी जो है आज तक किसी भी जंग में सक्सेसफुल नहीं हुई है। चले इसके पीछे उनकी जो भी पेशा वराना मजबूरियां या जो भी मसले रहे हों वो एक तरफ, लेकिन आप ये देखें कि ये जो कहा जाता है कि आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की वजह से डॉलर जो है वो 250 रुपए पे आएगा, तो पहले मुझे ये बताएं कि अगर आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की वजह से डॉलर 331 रुपए पर पहुंचा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब बाजवा डॉक्ट्राइन आपको याद होगा इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो डॉलर जो था तकरीबन 106 रुपए का या 107 रुपए का था, और उसके बाद जब हाफिज साहब की बारी आई तो डॉलर 331 रुपए पर पहुंच गया। वो गौरव आर्या बड़ी अच्छी बात करते होते हैं कि मसला ये नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मसला ये है कि जनरल आसिम मुनीर इस बात करने के अहल नहीं है, उन्हें इस बात की ट्रेनिंग नहीं है। मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि एक कसाई जो है कभी भी हीरा नहीं तराश सकता, एक चॉकलेट मेकर कभी केक नहीं बना सकता, एक जो शेफ है वो कभी बिल्डिंग नहीं बना सकता। इसी तरह एक फौजी जर्नैल कभी भी इकोनॉमी को बिल्डअप नहीं कर सकता, और यही पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल की सबसे बड़ा नुक्स है। अब रही बात ये कि पाकिस्तान के अफगान बॉर्डर पर क्या हो रहा है और पाकिस्तान में जो तालिबान है उनका राइज है, तो ये बात बहुत अच्छी तरह सबको मालूम है कि जो तालिबान है उनके डांडे किससे जाकर मिलते हैं, एहसानुल्लाह एहसान को किसने भगाया, एहसानुल्लाह एहसान किस तरह से एडमिट करने के बाद भी वो जियो न्यूज के ऊपर प्रोग्राम करने के काबिल हुआ सलीम साफी के साथ, और आजकल तुर्की में बैठकर अय्याशी कर रहा है। तो दो चार धमाके करवाएंगे, तालिबान को लेकर आएंगे और इलेक्शंस जो हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो जाएंगे, और उतनी देर में मियां नवाज शरीफ को लाकर आप अदालतों से ड्राई क्लीन करवाएंगे। तो ये सारा कुछ हो रहा है इस वक्त आरजू पाकिस्तान। लेकिन एक चीज ये भी देखने में आई है वैसे के पाकिस्तान में कभी भी कोई सिविलियन हुकूमत कामयाब नहीं रही, ना सिविलियन गवर्नमेंट से इकोनॉमी काबू आई, ना कोई और बात ये कर पाए, ना फॉरेन पॉलिसी ठीक हुई। हाँ, ये जरूर है कि सबके सब में एक चीज कॉमन है, और वो ये कि हर कोई जो है वो फौज और एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़कर ही जो है वो अपनी सीट तक पहुंचा। तो आपके ख्याल से ये लोग क्यों काबू नहीं कर पाए? चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो को देख लीजिए, बेनजीर को देख लीजिए, नवाज शरीफ, इमरान खान, हमें सिविलियन गवर्नमेंट नाकाम नजर आती है, और जब भी डिक्टेटरशिप आती है तो कुछ ना कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि चीजें काबू में आ गई है, महंगाई भी और डॉलर रेट भी मुशर्रफ ने एक जमाने में फेक तरीके से सही मगर काबू रखा हुआ था। आपको शादी के बाद सास का तजुर्बा है आरजू? क्यों? क्योंकि अगर नई बहू जो है वो किचन में जाकर अपनी मर्जी से खाना बनाने की कोशिश करेगी और सास उसमें मुदाखलत करेगी कि इसमें चीनी इतनी डालो, इसमें नमक इतना डालो, इसमें तेल इतना डालो, इन्हें दम इतनी देर के लिए दो, तो उसके बाद जो पकवान बनेगा उसकी जो नाकिस क्वालिटी है उसकी जिम्मेदार बहू नहीं होगी, उसकी जिम्मेदार सास होगी। तो जब पाकिस्तान मिलिट्री ने किसी भी सिविलियन सेटअप को प्रॉपरली ना आने दिया, ना चलने दिया, और उसके अंदर
अपनी जो मुदाखलत है वो बरकरार रखी। हाल ही में इन्होंने जो नादरा का चेयरमैन लगाया है वो एक हाजिर सर्विस फौजी है इस मुल्क, यानी इसका मतलब ये है कि नादरा का चेयरमैन लगाने का मकसद ये है कि आप मुल्क के लोगों के शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक हाजिर सर्विस फौजी, जो नए कार्ड इश्यू होंगे उसका नाम होगा, डिग्रियों के ऊपर जो है रिटायर्ड फौजी हैं उनका नाम होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि जब हर सिविलियन महकमे के अंदर हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी बैठे होंगे तो उसके बाद ये कहना कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो चल नहीं पा रही है, तो वो एक सरासर ज्यादती होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब आज गिलगित बल्तिस्तान में थे, जहां उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में मजहब के नाम पर इंतशार बर्पा करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम उठाया जा रहा है। अफगान सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल हो रही है, वहां पर कलअदम टीटीपी कमांडर बादशाह खान पर IED हमला हुआ जिसमें उसकी हलाकत की इत्तलात हैं। अफगानिस्तान में अलकायदा और दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान की अबूरी तालिबान हुकूमत और खित्ते के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुकी हैं, इस बात का अंदाजा अमरीकी सेंट्रल कमांड के साबिक सरबराह जनरल केनेथ फ्रैंक मैकेंजी के इस बयान से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद कलअदम अस्करियत पसंद तंजीम दाइश अलकायदा से ज्यादा बड़ा खतरा बन गई है। दूसरी जानिब हमारे गुज़श्ता वीलॉग के बाद हमारे नेशनल सिक्योरिटी और दिफाई अमूर के एक्सपर्ट और सीनियर सहाफ़ी जवाद और अवान साहब को एक मरतबा फिर दहशत गर्दों की जानिब से जान से मार देने की धमकियां दी गई हैं और पुलिस ने अभी तक कलअदम तंजीम के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं की है। दाइश का फुटप्रिंट ज्यादा है, और लेकिन इसके साथ जो नई इत्तला मेरे पास आई हुई है कि अलकायदा का अमीनुल जवारी की हलाकत के बाद दोबारा से जो है ना शेडो मिलना शुरू हो गया है। और अलकायदा जो है वो रिक्रूटमेंट भी कर रही है, और लेकिन उनको इन दोनों तंजीमों में जो मुमासलत है रिक्रूटमेंट की वो है कि ये बड़े सिक्रेटिव है और ये सेल सिस्टम में काम करते हैं। इनकी पूरी कमांड कभी भी विजिबल नहीं होती, ना ये कभी अनाउंस करते हैं ना उसको कभी पब्लिक करते हैं। जो इनकी सिक्योरिटी की जमानत है, तो अलकायदा का ताजा फुटप्रिंट मौजूद है। और अलकायदा का फुटप्रिंट इस टाइम जो मेरे पे इत्तलात है वो अफगान सूबा नंगरहार में और नूरिस्तान में। अच्छा, नूरिस्तान और नंगरहार दो ऐसे सूबे हैं जिनमें दाइश का फुटप्रिंट भी है, और नूरिस्तान ही वो सूबा है जिससे TTP ने अभी चित्राल पे अटैक किया, क्योंकि ये नेबरिंग चित्राल है और इसके साथ ही गिलगित बल्तिस्तान है। तो इस वक्त अलकायदा का फुटप्रिंट जो है वो नूरिस्तान, नंगरहार और कंधार और बदख्शां सूबा जो है। जवाब साहब आपसे, अच्छा, आर्मी चीफ का दौरा तुर्की, क्या मकासद थे, क्या खबर है इसके हवाले से? आर्मी चीफ का दौरा जो है वो दिफाई नोयत का था, और वहां पे उनको टर्किश जो डिफेंस मिनिस्टर है और जो आर्मी चीफ है उन्होंने रिसीव किया। और इस मीटिंग में दो तरफा दिफाई अमूर पर जो बातचीत हुई है, और जिसमें खुसूसी तौर पर जो रीजन है इसमें दहशतगर्दी के चैलेंज जो है उस पर बातचीत हुई है। और रीजनल इश्यूज में आर्मीनिया और आज़रबाईजान का जो क्राइसिस है उस पर भी हमें बताया गया कि उस पर बातचीत हुई है। और अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं जिसमें सारे ममालिक का इंटरेस्ट है, खासतौर पर CPEC के बैकग्राउंड में, और इंडियन जो ग्रोइंग हेजमनी है रीजन में, और जो मकबूजा कश्मीर है, इन इश्यूज के ऊपर भी बातचीत हुई। अच्छा जवाब साहब, अक्सर हमें कमेंट्स के अंदर ये पूछा जा रहा है कि कलअदम TTP पाकिस्तान से चाहती क्या है, वो पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज पर क्यों हमले करती है, मकासद क्या है इसके? देखें, कलअदम TTP जो है वो अपनी मर्जी का एक निजाम आपके ऊपर जो है वो थोपना चाहती है, और वही निजाम वो चाहती है कि यहाँ पे हो जिसका आगाज वो KPK से करना चाहते हैं, उसकी एक्सपेंशन पूरे पाकिस्तान में करना चाहते हैं। वो आपका जो सिस्टम है ऑनगोइंग, जो भी आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो नेशन स्टेट्स में होता है, उसको वो नहीं मानते, और उसके खिलाफ वो उनके बकौल उसके खिलाफ उनकी जंग है। और उसमें उनका टारगेट नंबर 1 जिसको वो समझते हैं कि उनके रास्ते में जो रुकावट है नंबर 1 वो सिक्योरिटी फोर्सेज है या उनसे अलाइड इदारे हैं, इसीलिए या लॉ एनफोर्सिंग है पहले नंबर पे, इसीलिए उनका टारगेट है। दूसरे नंबर पे इन सारे ग्रुप्स का टारगेट जो है मजहबी जमातें, खासतौर पे दाइश का टारगेट जो है वो जमीयतुल इस्लाम।